हाय, मैं जलालुद्दीन नासिर। आज आप लोग लेसन नंबर 3 पढ़ने वाले हैं। लेकिन ये लेसन पढ़ने से पहले ये जो हम बना रहे हैं इसको हम इंट्रोडक्शन के नाम दे रहे हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन क्यों दे रहे हैं? क्योंकि इस लेसन में हम आपको पढ़ने से पहले यानी ये जो आप ऊपर देख रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल यानी दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, तो इसको पढ़ाने से पहले अगर आप ये वीडियो पूरी देख लेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि इस लेसन में एक्चुअल में आपको करना क्या है। ठीक है, और लेसन में अगर किताब में देखा जाए एनसीईआरटी बुक में तो 7 इसकी एक्सरसाइज है, तो बहुत लंबा है, बहुत ज़्यादा सवाल है। लेकिन अगर आज इसको समझ लेंगे तो फिर आने वाली वीडियो समझना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैंने कुछ वर्ड मीनिंग लिख दिया है। अब आप कहेंगे वर्ड मीनिंग क्यों लिखा है? इसलिए क्योंकि इंग्लिश मीडियम के बच्चे हिंदी नहीं जान पाते, हिंदी मीडियम के बच्चे इंग्लिश नहीं जान पाते, और मुझे एक एक पुल बनाना है। मैं एक पुल बनाने के चक्कर में पड़ा हूँ ताकि दोनों मीडियम के बच्चे इसको अच्छे से समझ जाएं। ठीक है, क्योंकि वो हिंदी पढ़ लेते हैं, इंग्लिश वाले तो हिंदी पढ़ लेते हैं, लेकिन हिंदी वाले जो है ना, कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो इंग्लिश उनको थोड़ा सा मुश्किल होती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये सब वर्ड बहुत ज़्यादा आएंगे इस मैथ में, मैं अक्सर ये सब वर्ड बोलता रहूँगा, तो इसीलिए आप मतलब संगत असंगत बोलें तो कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट समझिएगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलें तो प्रतिस्थापन, एलिमिनेशन मेथड मतलब विलोपन विधि, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड मतलब ब्रजगुणन विधि। तो इस तरीके से इसमें काफ़ी वर्ड हैं। ग्राफिकल का मतलब आलेखी होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर मैं बोलूँ तो आलेखी निरूपण समझिए, आलेखी निरूपण बोले तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझिए। इसी तरीके से अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये बहुत आएगा इस लेसन में, हर जगह आएगा। ठीक है ना, तो इसकी हिंदी होती है प्रश्नानुसार। यूनिक वर्ड आएगा यानी अद्वितीय। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन अद्वितीय हल। इंटरसेक्टिंग आएगा यानी प्रतिच्छेदी। कोइंसिडेंट वर्ड आएगा यानी संपाती यानी एक पे एक। ठीक है, पैरेलल वर्ड आएगा यानी समांतर। इनफिनिट आएगा यानी अनंत। एल्जेब्रिकली आएगा मतलब बीजगणितीय यानी एल्जेब्रा मेथड से यानी बीजगणित विधि, बीजगणित का हम प्रयोग करके कैसे कर सकते हैं। कांस्टेंट वैल्यू यानी अचर पद या अचर मूल्य, है ना। और जब क्वेश्चन शुरू करेंगे तो इंग्लिश वाले अक्सर लेट द, जैसे माना कि नंबर 10 है, माना कि नंबर x है यानी लेट द नंबर बी x, इस तरीके से क्वेश्चन को हम शुरू करेंगे यानी प्रॉब्लम जो सॉल्व करेंगे। तो इस पूरे को ये रटना बहुत ज़रूरी है। लीनियर का मतलब रैखिक होता है, आप जानते हैं रैखिक का मतलब होता है जिसमें x या y की पावर सिर्फ 1 हो, यानी 2 हो जाएगी तो क्वाड्रेटिक हो जाएगा। ठीक है, और वेरिएबल का मतलब चर होता है, मतलब ऐसी ऐसी वैल्यूज जो हमें नहीं मालूम हो। ठीक है, तो उसी को हमको फाइंड करना है, और फाइंड करने के लिए हम दो मेथड का यूज करेंगे। एक करेंगे अलजेब्रा, ठीक है, और दूसरा करेंगे हम किसका इस्तेमाल, ग्राफिकल मेथड का, है ना। एक ग्राफिकल मेथड का यूज करेंगे और दूसरा जो है हम अलजेब्रा यानी बीजगणितीय विधि का प्रयोग करेंगे, और इन्हीं दो विधि का यूज करके हमको ये लेसन पढ़ना है। तो चलिए आगे समझते हैं कि इस लेसन में एक्चुअल में क्या क्या दिया गया और आपको क्या करना है। ठीक है, और उससे जाने से पहले जो है हम आपको होमवर्क बताते चले। होमवर्क यही है कि इस वीडियो को सही से आपको देखना है और पूरे लेसन को एक बार में सही से समझना है। ठीक है, इसके अलावा आपको लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी आप करवाएं और करें तो अच्छा होता, ताकि और कमेंट्स भी लिखते तो बढ़िया होता, ताकि मुझे पता चलता कि मैं आप लोगों को कैसा पढ़ा रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट सेक्शन में चलते हैं। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि हम इस लेसन को 5 हिस्से में बांट के चल रहे हैं। ठीक है ना, जो पहला हिस्सा है होगा वो ये समझिए कि ग्राफ्स ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड दियर एप्लीकेशन, कि हम किसी भी रैखिक समीकरण को ग्राफ से कैसे दिखाएंगे। समझ में बात आ रही है? रैखिक समीकरण किसको कहते हैं? जैसे देखिए ए एक्स प्लस बी, ये एक रैखिक समीकरण है, क्योंकि इसमें x का पावर सिर्फ 1 है यहाँ पे, इसलिए इसको हम रैखिक समीकरण कहेंगे। समझ में बात आ रही है? लेकिन हम लोग दो चर यानी दो वेरिएबल वाले पढ़ रहे हैं, यानी ए एक्स प्लस बी वाई यानी दो वेरिएबल के पढ़। अब ये आप कहेंगे ए और बी क्या है? ये कोई नंबर हो सकते हैं ना, कोई संख्या हो सकती है, कोई रियल नंबर हो सकता है, यहाँ पे वास्तविक संख्या कोई हो सकती है, और इसके बाद जो है ये कोई एक कांस्टेंट वैल्यू होगी यानी अचर पद होगा। ठीक है, तो ये जो दो वेरिएबल है, ये दोनों वेरिएबल का मतलब होता है हमें चीज़ें मालूम नहीं रहेंगी।
तो इसलिए अब चूंकि दो समीकरण बनाना है, इसलिए हम इसको जो है दो समीकरण बनाकर लिखते हैं, यानी ये दो समीकरण, इसको हम सिमल्टेनियस भी कहते हैं। समझ बात आ रही है। तो इसमें दो समीकरण हम बनाएंगे और दोनों समीकरण को हल करेंगे। अच्छा, एक बड़े मजे की बात समझ लीजिए। बड़े मजे की बात यह है कि अगर हम इसको ऐसे ही लिखते हैं तो इसको हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं, ठीक है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। यानी ये बीजगणितीय निकाय है, बीजगणितीय वैल्यूज है, ठीक है ना। और दूसरे को हम कहते हैं, तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन यानी एक्सप्रेशन की हिंदी व्यंजक होती है, तो इसको हम बीजगणितीय व्यंजक कहते हैं। लेकिन अगर इसी के आगे अगर हम जीरो लगा देना तो फिर ये समीकरण कहलाता है, यानी ये फिर एल्जेब्रिक इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन, हम कोई भी सवाल को कैसे ग्राफ से दिखा सकते हैं। तो देखो बच्चों, ग्राफ से दिखाने के लिए जब आप 3.1 पढ़ेंगे या 3.2 पढ़ें, कोई भी सवाल पढ़ें, तो उस सवाल में आपको इसी तरीके से दो समीकरण दे दिए जाएंगे। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि सवाल लिखित हो, जैसे हम आपको एक जो है एक एग्जाम्पल देते हैं। जैसे मान लो कि 3x + 4y = 10 लिखा है, ठीक है, और 2x - 2y = 2 लिखा हुआ है, ठीक है। तो जैसे मान लो कि ये दो समीकरण यानी दो इक्वेशन है। अब इसको हमको ग्राफ से दिखाना है। तो बच्चों देखो, ग्राफ जो होता है वो हम कई तरीके से इसमें दिखा सकते हैं। ये 3 तरीके से ग्राफ बन सकता है। पहला ग्राफ जो बनेगा, तो ग्राफ बनाने का मतलब क्या होता है कि ये मान लो हमारा x प्राइम हो गया, ये y प्राइम हो गया, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ कि इस पर हम x की वैल्यू धनात्मक चलेंगे यानी पॉजिटिव होगा, इधर जब हम जाएंगे तो x की वैल्यू माइनस में जाएंगे। इसी तरीके से ऊपर जाएंगे तो y की वैल्यू प्लस में जाएंगे, नीचे जाएंगे तो y की वैल्यू माइनस में जाएंगे। समझ में बात आ रही है। तो इसमें अगर ये ग्राफ 3 तरीके से आपका बन सकता है। क्या तरीके से? 3 तरीके से, ठीक है। यानी ग्राफ को हम 3 तरीके से इसमें शो कर सकते हैं। एक तो ये होगा कि ये कहीं पर भी दो लाइनें जाके ऐसे कट करेंगी, ठीक है, यानी किसी एक पॉइंट पर लाइन जाकर क्या करेगी? कट करेगी, किसी एक पॉइंट पर कट कर सकती है। जैसे मान लो यहाँ पे कट कर रही है, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि जब आप इसको सॉल्व करें तो ये, अच्छा ये कैसे सॉल्व करना है ये हम आपको वीडियोस नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे। हम आपको ये बता रहे हैं कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसको चलिए बता ही देते हैं। होता क्या है कि हम यहाँ पर बस ऐसे दो बॉक्स बना लेना है, ठीक है ना, ऐसे दो बॉक्स बना लेना है और सवाल को जो है बस आपको मैक्सिमम 3 वैल्यूज मालूम कर लें, बहुत है। पहले ऊपर x लिख लेंगे और नीचे जो है y लिख लेंगे। समझ बात आ रही है। मैक्सिमम 3 वैल्यूज, बस उससे ज़्यादा फाइंड करने का कोई मतलब नहीं है। 2 भी आप फाइंड कर सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं। तो बस आपको कुछ करना नहीं होता है। यहाँ पर मान लीजिए कि हमको x अगर हम x की कोई अपने से वैल्यू मानते हैं, अगर हम कोई भी x का मान रख लें, ऐसा मान रख लें, मान लो x का मान अगर हम जैसे कितना रख लें, -1 रख लें तो कितना हो जाएगा? -3। तो -3 उधर ले आके लेस कर देंगे तो नहीं हल हो पाएगा ना। अगर हम -2 कर दें, हाँ, x की वैल्यू अगर हम -2 रखें तो देखो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3 दूना 6 -6। अब ये -6 जब इधर चला जाएगा तो +6 हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा? 16। फिर 4 से हम भाग दे देंगे, y बराबर 16 में 4 भाग देंगे, कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। समझ में आ रही है। तो ये सवाल हम फिलहाल नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो एक ऐसा ग्राफ बन सकता है। समझ में आ रही है। दूसरा बच्चों ऐसा भी हो सकता है कि दो लाइनें पैरेलल हो जाएं, ठीक है ना, यानी जो जब हम सवाल को हल करें तो जब हम मिलाएं तो मिलाने पर ऐसा ग्राफ आ सकता है, यानी पैरेलल आ सकता है। और तीसरा ये हो सकता है ना कि कोई भी एक लाइन अगर आप ग्राफ बनाएंगे तो वो एक के ऊपर एक आ जाएगा, मतलब उसको हम कोइंसिडेंट कहते हैं, यानी एक के ऊपर कोई भी एक लाइन आ जाएगी, यानी कि दोनों लाइनें एक के ऊपर एक रहेंगी, ठीक है। ये रेड कलर की आपको दिखाई दे रही है, चलिए ब्लू बना लेते हैं। ये मतलब ये जो है ना एकदम ठीक इसी के ऊपर आ जाएगी, इसी ब्लू के ऊपर आ जाएगी। समझ में आ रही? अरे येलो के ऊपर आ जाएगी। तो इसको हम कोइंसिडेंट कहते हैं, यानी संपाती कहते हैं। ये इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना, उधर की आप वर्ड मीनिंग पढ़िएगा। ये संपाती हो गई, ये पैरेलल हो गई, पैरेलल बोले तो समानांतर हो गई, ठीक है। और इसको कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। क्या कहलाती है? इंटरसेक्टिंग लाइन, यानी कि प्रतिच्छेदी रेखाएं।
क्या कहलाती हैं? प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो आपको फिलहाल हिंदी इंग्लिश तो आप देख लीजिएगा। तो ये जो है इस 3 तरीके से हमको इसको रिप्रेजेंट करना होता है। समझ में बात आ रही है? अब इसी 3 तरीके से हम इसको वैल्यू भी फाइंड करते हैं। मतलब हमको वैल्यू अगर फाइंड करना है तो हम कभी तो अक्सर आपको सवाल आएगा ऐसा कि मान लीजिए कि ये आपने ऐसे लगाया तो आपको जो है ना, मान लीजिए कि 2 लाइनें जो है ऐसे क्या हो गई, कट हो गई। समझ में बात आ रही है? तो जब कट हो जाएंगी तो कट होने के बाद से आपसे कहा जाएगा कि ये जो ट्रायंगल बना, देख रहे हैं, ये मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये जो ट्रायंगल बना, ये जो ट्रायंगल बन रहा है ना, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, तो इसका पूछा जाएगा ना बच्चों की एरिया क्या होगा। समझ में बात आ रही है? तो ग्राफ से हम इसका एरिया भी बताएंगे। ठीक है, पहले तो हम यहाँ पर हल बता देंगे। अब ये हल यहाँ, एक यहाँ कटा, एक यहाँ कटा, ठीक है, पहले वाले में। तो देखो मान लेते हैं y की वैल्यू यहाँ पर 2 आ रही है, x की वैल्यू कितनी आ रही है, 3, यानी कि इसमें y की वैल्यू आ जाएगी 2, x की वैल्यू आ जाएगी 3। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि इस समीकरण का हल बता रहे हैं, हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कोई हल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये लाइनें कहीं मीट नहीं कर रही हैं, मिल नहीं रही हैं, इसीलिए यहाँ पर कोई हल नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए बहुत से हल हो जाएंगे, है ना, बहुत से हल हो जाएंगे। जितना आप बढ़ते चले जाएंगे उतना हल होता चला जाएगा। समझ बात आ रही है? तो इसके जो है मेनी सॉल्यूशंस होंगे, या अनलिमिटेड यानी इनफिनिट जिसको कहते हैं, यानी मेनी सॉल्यूशन यानी अनगिनत मान आएंगे। इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा तो नो सॉल्यूशन। ठीक है, कोई भी हल नहीं, हल ही नहीं होगा। जब मिलेगा ही नहीं तो हल कहाँ से होगा? ठीक है, समझ में आता है? और यहाँ पर एक सॉल्यूशन होगा, मतलब यूनिक, जो मैंने पीछे लिखा है, एक एक निश्चित मान आएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो बच्चों या तो ऐसे हमको हल करके बताना है, या फिर जो है और इस तरीके से भी आएगा कि अगर ये कट करता है तो बताओ कि ये जो त्रिभुज बन रहा है ना, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। ऐसे भी सवाल आएंगे। समझ में बात आ रही है? तो एक हमको पढ़ना है ग्राफ से, मेथड से, बहुत आसान है बच्चों। तो देखो कितना आसान है, बस हमको क्या करना है, ऐसे वैल्यू बना देना है और x और y खींच के इसी वैल्यू को क्या करना है, लिख देना। जैसे -2 और 4 है तो x पे -2 हो गया, ये हो गया 1, ये हो गया 2, है ना, यहाँ पर हो गया। अब और y की वैल्यू 4 है, यानी ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। तो अभी ये कहाँ मिलेगी, यहाँ मिल जाएगी। बस समझ में बता रही है? तो और जहां जहां मिलेगी वहां लगा देंगे। तो चलिए इसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, अभी हम आपको समझा रहे हैं। ठीक है, अब चलिए अगले पर चलते हैं। देखिए अब हमको जो है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन एल्जेब्रिकली, यानी हमको बीजगणितीय विधि से जो है ना, बीजगणित विधि से सवाल को हल करना। या तो ग्राफ से हल किया, यहाँ पर किससे हल किया है, ग्राफ से, ग्राफ से मान लाए हैं। ठीक है, इस समीकरण को हल करना का मतलब है कि ग्राफ से, जैसे हम ऐसे मान रख देंगे और फिर ग्राफ बना लेंगे, जहाँ कट होगा उसको लिख लेंगे। तो ये तो ग्राफ मेथड हो गया। लेकिन हमको हल करना हो तो हल करने के लिए 3 विधि बच्चों अपनाई जाती है। समझ में बात आ रही है? जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक समीकरण हम लिखते हैं, x + y = 5 और 2x - 3y, है ना, =4। ठीक है, ये 2 वैल्यू लिख लेते हैं। ठीक है, ऐसे ही लिख लिया है। तो अब इसको जो है इस तीनों तरीके से हम हल कर सकते हैं। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब होता है प्रतिस्थापन। ठीक है, प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन विधि। तो देखो प्रतिस्थापन का मतलब ही हो गया कि हम स्थापना कर दें, यानी एक को हटाएं, एक को। तो इसमें करते क्या है, बस एकदम समझ लो को अच्छे से। इसमें करते ये है कि कोई भी एक समीकरण ले लेते हैं, चाहे ऊपर वाला ले लीजिए चाहे नीचे वाला, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब चाहे अगर हम मान लो तो ऊपर वाला ले लें। अच्छा बच्चों ये इस तरीके से आप समझिएगा, जो आपको आसान लगे उसी को आप लीजिएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ज़्यादा आसान है ना, यहाँ पर थोड़ा दिक्कत है। तो बस यहाँ पर क्या करेंगे, आप किसी एक को, चाहे x को चाहे y को अकेला छोड़ देना है। ठीक है, इसमें भी अगर लेंगे तो x को अगर लेना चाहते हैं तो पहले 3y को उधर ले जाएंगे, फिर ये 2 को भी हटाएंगे। तो एक को, अब एक की जैसे मान लो अगर लें तो यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा, 5 - y हो जाएगा। अब इसी x की जो वैल्यू है ना 5 - y, बस ये यहाँ पर रख देंगे। तो जैसे ही रखेंगे तो ये दोनों y y हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो पहले y का मान आ जाएगा, फिर जब हम इससे y निकाल लेंगे तो यहाँ रख देंगे तो हमारा x का मान आ जाएगा। तो इसको कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। समझ में बात आ रही है? अब दूसरा देखें, एलिमिनेशन। फिर इसी को हम लिखते हैं x + 5 और यहाँ लिखते हैं 2x - 3y = 4। तो एलिमिनेशन मतलब विलोपन होता है। विलोपन का मतलब कि हम क्या करते हैं कि किसी भी एक वैल्यू को बराबर कर लेते हैं, कुछ संख्या से, कोई नंबर से मल्टीप्लाई करके, और फिर उसको हम पूरी तरीके से हटा देते हैं। तो इसमें देखो ये माइनस है ना, ये प्लस है। अगर हम
अगर हम ऊपर वाले में 3 का मल्टीप्लाई कर दें और नीचे वाले में कोई मल्टीप्लाई ना करें, कोई नहीं का मतलब 1 से करें, तो देखो अगर हम इसको 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 3x प्लस 3y, है ना, बराबर 5। तो देखो कितना आसान होगा। अब बस कुछ नहीं करना है, इसको घटा देना है। तो घटाएंगे तो 3 में से 2 गया, हमारे पास x बचेगा, मतलब चूंकि ये नीचे रहेगा, है ना, और ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, घट जाएगा। सॉरी, इसमें साइन नहीं बदलेंगे क्योंकि साइन ऑलरेडी चेंज है ना, तो 3 2 5x हो जाएगा। साइन ऑलरेडी चेंज है, अगर सेम साइन रहता तो साइन बदलना पड़ता, तो यहाँ पर साइन ऑलरेडी चेंज है, तो 3 और 2 5x और बराबर कितना हो गया 9। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 9/5। तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू फाइंड हो जा रही है, तो इसको कहते हैं हम एक विलोपन करना। अब इस 9/5 को चाहे हम यहाँ पर 9/5 रख के y की वैल्यू निकालें, चाहे हम यहाँ पर 9/5 रख के वैल्यू, ठीक है। तो दूसरी, अच्छा, तीसरा है क्रॉस मल्टीप्लाई। ये क्रॉस मल्टीप्लाई क्या होता है बच्चों, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 5/x लिखा है, यहाँ पर 7/9 लिखा है। अब हमको x की वैल्यू फाइंड करना है, तो x की वैल्यू कैसे फाइंड होगी, हम ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू फाइंड होगी, यानी कि यहाँ हो जाएगा 7x इज इक्वल टू 9 5 45, तो x बराबर क्या हो जाएगा 45/7। ठीक है, तो इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई कहते हैं। हालांकि क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे, मतलब सिर्फ हम क्रॉस मल्टीप्लाई की बात कर रहे हैं, वज्र गुणन, हिंदी में कहते हैं वज्र गुणन विधि। ठीक है, तो ये, अच्छा मैं बता दूं कि सबसे आसान विधि कौन है। तो बच्चों एग्जाम में अगर आपको दे दे कि प्रतिस्थापन या सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल करो तो आपको हर हाल में करना है। अगर आपको दे दे एलिमिनेशन का यूज़ करो तो आपको करना है, या क्रॉस मल्टीप्लाई दे दे तो करना है। लेकिन अगर कहीं गाड़ी फंसती है ना बच्चों, तो सबसे आसान तरीका जो होता है वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है। देखने में बड़ा लगता है लेकिन होता यही अच्छा है। कुछ बच्चों को एलिमिनेशन मेथड आता है तो वो इसी से, जैसे यहाँ एक को एलिमिनेट कर दिया, और कुछ को प्रतिस्थापन विधि अच्छी लगती है। लेकिन एग्जाम में जैसा आपसे कहा जाएगा आप उसी तरीके से हल करेंगे। ठीक है, अब आइए कंडीशंस फॉर कंसिस्टेंसी और सॉल्वेबिलिटी। अब कंसिस्टेंसी क्या होता है, यानी कि संगत और असंगत होना। ठीक है, संगत और असंगत होना। संगत और असंगत का मतलब ये होता है बच्चों कि क्या ये निकाय बोले तो ये जो समीकरण हम बना रहे हैं, ये समीकरण से क्या हल निकलेगा, क्या वो संगत है, मतलब निकाल सकता है, हल निकल जाएगा, यानी एक्स वाई की वैल्यू हमें फाइंड हो जाएगी। और अगर नहीं होगी तो असंगत है, बात ही खत्म हो गई। तो इस सवाल को लगाने के लिए अक्सर जब भी ये सवाल देगा तो इसमें दो तरीके के सवाल पूछते हैं। देखिए दो तरीके, पहला ये कि अगर निकाय संगत है, हिंदी में भी बता दे रहे हैं, अगर निकाय संगत है तो हल करिए, तो हल कीजिए और वैल्यू फाइंड कीजिए। ठीक है ना, हल कीजिए और एक्स और वाई का मान ज्ञात कीजिए। बात समझ आ रही है। और अगर, पहला तो ये पूछा जाएगा, अगर असंगत है तब तो हल ही नहीं होगा, और अगर संगत है यानी कॉन्सिस्टेंट है तो फिर एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कीजिए। अच्छा, दूसरा या ज़्यादातर जो क्वेश्चन आएगा इसमें वो ये आता है कि कोई वैल्यू अननोन होती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हम एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए एक एग्जांपल लिखते हैं k-1, ठीक है, और यहाँ x प्लस 3y इज इक्वल टू 7 और k प्लस 1 x प्लस 6y इज इक्वल टू 5k-1। अब देखो ये समीकरण दे दिया जाएगा, ठीक है, और आपसे कहा जाएगा कि इसको k का मान ज्ञात करो यदि, देखो यहाँ पर दिया जाएगा इफ, है ना, समझो जरा इसको। सवाल को कैसे दिया जाएगा, सवाल को दिया जाएगा अगर 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 कोई अननोन वैल्यू, दिमाग में खूब अच्छे से रख लो, अगर अननोन वैल्यू है तो फिर यहाँ पर क्या किया जाएगा, अननोन वैल्यू को फाइंड करना है तो आपको एक कंडीशन भी दे दी जाएगी, यानी शर्त भी दिया जाएगा, यदि यानी इफ द इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, या तो ये दे दिया जाएगा कि वो यदि निकाय संगत हैं, या तो ये दे दिया जाएगा, या ये दिया जाएगा कि इसके अनेक हल हैं, है ना, अनेक हल हैं, या ये दे दिया जाएगा, या दे दिया जाएगा कि निकाय संगत हैं, या ये दे दिया जाएगा कि इसके अनेक हल, ये दो दे दिया जाएगा। ठीक है, या दे दिया जाएगा
कि कंसिस्टेंट है, या दे दिया जाएगा इट हैज़ मेनी सॉल्यूशन, या ये भी दे सकता है कि यदि निकाय का कोई एक निश्चित मान हो, निकाय का कोई एक यूनिक वैल्यू हो, ठीक है, कोई एक यूनिक वैल्यू हो, तो फिर क्या हो। तो इसके लिए 3 कंडीशंस होती है। कंडीशन नंबर 1 ये होती है कि a1 बाई a2 जो होगा ना, अगर b1 बाई b2, देखो a1 a2 क्या होता है, ये इसका ये a1 है। अब मैं आपको कलर बदल के बताता हूँ। ये क्या है, ये देखिए ये a1 है, और ये क्या है b1 है, ये क्या है c1 है, इसका ये a2 है, ये b2 है, और ये क्या है c2 है। तो अगर, तो यहाँ पर तो मान लीजिए कि अभी हम सवाल नहीं समझा रहे, हम ये कह रहे हैं कि यही होता है ना, a1x प्लस b1y बराबर c1, a2x प्लस b2y बराबर c2। तो अगर a1 बाई a2 यानी इससे इसमें अगर हम भाग दें और फिर इससे इसमें भाग दें, अगर ये दोनों आपस में बराबर नहीं है तो निकाय क्या होगा, निकाय क्या होगा, संगत होगा, है ना, कंसिस्टेंट होगा। समझ बात आ रही है, पहली बात संगत होगा यानी कंसिस्टेंट होगा। दूसरा ये है कि इसका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, यानी इसका कोई एक ही मान होगा, ठीक है, एक निश्चित मान होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, यानी कि कई ठो सॉल्यूशन नहीं आएंगे, कोई निश्चित मान होगा। मान लो कि 2 है 3 है, x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 3 है, या x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू 5 है, ऐसा कोई निश्चित मान होगा। ये नहीं कि x की वैल्यू 1 है 2 है तो 2 और 4 भी है, 5 और 6 भी है, ऐसा नहीं, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है कि अगर a1 बाई a2 b1 बाई b2 के बराबर है, लेकिन वो c1 बाई c2 के बराबर नहीं है, अगर नहीं है तो ये निकाय असंगत है, ठीक है। असंगत का मतलब कि ये जो है इनकंसिस्टेंट है, इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं हो। तो पहले ही चेक कर लेते हैं, समझ में बात आ रही है। इस क्वेश्चन को हम नहीं कह रहे हैं, इस क्वेश्चन में तो आपको दे दिया जाएगा कि बताओ निकाय संगत है इसलिए k का मान ज्ञात करो, लेकिन अगर आपको सवाल हल करने को दे और कहा जाए कि x और y का मान ज्ञात करें, तब की बात हम कर रहे हैं, तब आप क्या करेंगे, तब आपको पहले चेक कर लेना है, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, चेक कर लेना है, और चेक करने के बाद ही बताना है कि जो है ये, जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, x प्लस वाई बराबर 3 और 2x प्लस वाई इज इक्वल टू -2। अब यहाँ देखिए a1 की वैल्यू 1 है, 1/2, यहाँ 1/1 बराबर नहीं है ना, इसका मतलब है कि इस समीकरण का एक निश्चित मान आएगा। समझ बात आ रही है। लेकिन अगर यहाँ पर भी 2x होता और यहाँ पर मान लेते हैं 2x यहाँ पर भी होता, तब क्या होता, तब तो सवाल का कुछ और यहाँ आंसर आता, यानी कि इसके तो बहुत से सॉल्यूशन हो जाते। इसके बहुत सॉल्यूशन क्यों हो जाते, क्योंकि ये भी बराबर ये भी बराबर, लेकिन ये बराबर नहीं है, तो इसलिए इसका कोई हल नहीं होगा। देखिए यहाँ पर 2/2 मतलब 1, 2/2 मतलब 1, 1/1 मतलब 1, तो ये तो बराबर हो गया, ठीक है। लेकिन 3/-2 बराबर नहीं, इसलिए इस समीकरण का कोई हल नहीं होगा। समझ में बात आ रही है बच्चों, बहुत आसान है, समझ में बात आ गई। या तो इसको दो तरीके का सवाल आएगा, ठीक है ना, अगर निकाय संगत है और निकाय संगत है तो हल होगा, हल तभी होगा जब निकाय संगत होगा। तो इसकी एक कंडीशन और है कि अगर a1 बाई a2 वो b1 बाई b2 के बराबर हो और वो c1 बाई c2 के भी बराबर हो, तो भी निकाय का मान क्या होगा, आएगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, लाइन एक के ऊपर एक आएगी, और इसमें क्या होगा, लाइन पैरेलल हो जाएगी, निकाय का कोई हल नहीं होगा, और इसमें लाइन क्या होगी, इंटरसेक्ट होगी। मतलब ये हुआ ना कि इसका बहुत समान आएगा, ठीक है, जितना वैल्यू रखते जाओ उतना आता जाएगा। लेकिन यहाँ पर इसको ध्यान रखना है बच्चों, इसको देखना है, अगर c1 बाई c2 बराबर नहीं, आई एम सो सॉरी, यहाँ पर 1 होना चाहिए, अगर c1 बाई c2 बराबर नहीं है b1 बाई b2 के, तो ये हल नहीं होगा। तो इसीलिए सवाल दो तरीके का इसमें आता है। चलिए अब अगला देखते हैं। देखिए अगला ये है कि रिड्यूसिबल लीनियर इक्वेशन। रिड्यूस का मतलब ये होता है बच्चों कि देखिए ये सवाल देख रहे हैं कितना बड़ा लग रहा है ना, अगर इसको आप हल करेंगे तो अब तो बहुत तबीयत खराब हो जाएगी, बड़ा ऐसे ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, है ना। तो इसमें क्या किया जाता है कि इसको हम रिड्यूस यानी छोटा कर लेते हैं, यानी हम यहाँ पर क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट x 1/x-1 इज इक्वल टू a मान ले, या मान लो, और 1/y प्लस 1 की वैल्यू क्या मान लिया, b मान लिया। समझ में बात आ रही है, माना,
माना, हिंदी में लिखते हैं माना। तब देखो यहाँ पर a रख दो, देखो 1/x-1 की वैल्यू a, तो क्या हो जाएगा ये 2a है ना, और y+1 की वैल्यू क्या माना b, तो ये हो जाएगा 3b इज इक्वल टू 2। इसी तरीके से यहाँ पर क्या हो जाएगा 3a और प्लस 2b बराबर 13/6, 13/6। अब इसको आसान हल करना तो आसान है ना, समझ में बात आ रही। आप 3 मेथड का यूज कर सकते हैं, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, चाहे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये तो आप आगे वाले वीडियो में पढ़ेंगे। तो इस तरीके से इसको जब आप हल कर लेंगे तो a और b की वैल्यू आ जाएगी। जब आ जाएगी तो बस यहाँ पर रख देंगे। जब यहाँ रख देंगे, हाँ ये बात सच है कि सवाल को 2 बार लगाया जाता है, एक बार नहीं लगता। सवाल कै बार लगाया जाता है, 2 बार लगाया जाता है। यानी कि इसमें पहले तो आप a और b निकालेंगे, फिर a और b यहाँ रख देंगे, तब इसको हल करेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा बड़ा नंबर का क्वेश्चन भी आता है, बड़ा सवाल होता है, बड़े बड़े मार्क्स में भी आता है। चलिए अब हम लोग अंतिम पड़ाव में चलते हैं। अब अंतिम ये होता है बच्चों की वर्ड प्रॉब्लम, यानी लिखित प्रश्न होते हैं। ठीक है, शब्दों में लिखित प्रश्न होते हैं, शब्दों में। जैसे यहाँ पर मैंने इंग्लिश में लिखा, मैं हिंदी में बता देता हूँ कि द सम ऑफ द टू नंबर्स, है ना, यदि दो संख्याओं का योग 18 है, यहाँ पर लिख लेते हैं हम हिंदी में, यदि दो संख्याओं का योग 18 है, ठीक है, और सम ऑफ दियर रेसिप्रोकल, तथा उनके विलोम, है ना, विलोम का योग, ये रेसिप्रोकल मतलब विलोम या प्रतिलोम कर लिया जाए तो प्रतिलोम का योग, है ना, प्रतिलोम या विलोम का योग कितना है, 1/4 है। तो संख्याएं ज्ञात, समझ बात आ रही है। तो इस तरीके से लिखित प्रश्न आएगा, वर्ड प्रॉब्लम आएगी। जब वर्ड प्रॉब्लम आएगी तो इसमें वही करेंगे, हिंदी वाले लिखेंगे माना, है ना, माना दो संख्याओं का योग, तो माना पहली पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y बराबर 18, एक हो गया। और कह रहा है कि उनके विलोम प्रतिलोम यानी रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल का मतलब इसका उल्टा, यानी 1/x और प्लस 1/y, इनका योग कितना बता रहा है, 1/4 बराबर 1/4। अब समझ में आता रही है। अब ये इसको आप हल कर लीजिए, ठीक है, समझ में बात आ रही है। तो अब अच्छा, हाँ आप कहेंगे क्या इसको भी रिड्यूस कर सकते हैं, नहीं इसको मत रिड्यूस करिएगा, क्योंकि यहाँ पर x ऊपर है और यहाँ पर ये नीचे गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, तो ऐसे मत करिएगा। यहाँ पर आप बहुत अच्छा तरीका तो ये हो कि आप जो है y को इधर करके और लगा लें। चलिए ये तो हम लोग अगले वीडियोस में पढ़ेंगे। तो बच्चों इस तरीके से मैंने आपको ये लेसन बहुत अच्छे से समझा दिया कि आपको इस लेसन में करना क्या। तो देखिए क्या बहुत आसान है ना, सब हम आपको समझाते हैं। देखिए पहला ये है कि ग्राफ बनाना है, ठीक है, ग्राफ बनाना है, सॉरी ग्राफ बनाना है, पहला ये। दूसरा ये है कि ग्राफ बनाना बहुत आसान होता है, अपने से मान रखिए और एक्स वाई लाइन खींच लीजिए, अपने से मान रख लीजिए, अपने से मान रखने के बाद से कहीं ना कहीं कट होगा ही। और दूसरा ये है कि 3 मेथड आपको दे दिया गया है, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड, 3 मेथड से सवाल हल करना है। अच्छा उसको हम समझा देंगे आपको। और इसमें तीसरा हिस्सा क्या है कि कोई वैल्यू आपको नहीं मालूम रहेगी, ठीक है, अननोन वैल्यू रहेगी। अननोन वैल्यू का मतलब जैसे के है, ए बी है ना, इस सब की वैल्यू नहीं मालूम रहेगी, लेकिन आपको ये दे दिया जाएगा कि निकाय संगत है कि असंगत है, कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। समझ में आता है, ये तो 3 हो गया। और जो चौथा होता है, चौथा ये है कि सवाल को आपको वर्ड प्रॉब्लम दिया जाएगा। अच्छा वो रिड्यूस का मतलब वो इसी में आ जाता है, वो इसी में रिड्यूसिबल भी यही चीज़ है ना, तो वर्ड प्रॉब्लम आ जाएगा। तो बस ठीक है, इसी तरीके से इस लेसन में आपको यही पढ़ना है। तो बहुत आसान सा लेसन है, आपको इस लेसन को पूरा जो मैंने सारे इसमें फार्मूलाज तो कुछ है नहीं, इसमें फार्मूला कुछ है नहीं, लेकिन हाँ अगर इस वीडियो को आप 2-3 बार देख लेंगे तो बस कोई मतलब ही नहीं रह जाता है कि आप अगली 5-6 वीडियो न समझें और आप सवाल ना लगा पाएँ। ठीक है बच्चों, तो आप मेहनत करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, लोगों को बताते रहिए। और इस वक्त देर रात हो चुकी है, तो आप लोग खुश रहिए। थैंक यू।